हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लर्निंग चैनल ऑफिस कंप्यूटर्स। आज की सी लैंग्वेज की इस क्लास में हम लोग यूडीएफ को स्टडी करने वाले हैं। तो यूडीएफ का मतलब रहेगा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से बात शुरू करेंगे हम लोग। यूडीएफ का मतलब होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शंस जिन्हें यूजर खुद बनाते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन रहेगी ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। यानी आप जो फंक्शन बनाएंगे उसमें कुछ कोडिंग रहेगी और वो कॉल होने पे एक कोई पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर देगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अलाउ यू टू डिफाइन फंक्शंस अकॉर्डिंग टू योर नीड। यानी जो यूडीएफ है यूजर डिफाइंड है, तो यूजर का मतलब हम जो कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, उनकी बात हो रही है। तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी फंक्शन को बना सकते हैं और उसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट रहेगी उसी के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि यूडीएफ एक्चुअल में कैसे काम करता है। सपोज यू नीड टू क्रिएट ए सर्कल। तो मान लीजिए आपको एक सर्कल को बनाना है, देन कलर इट, और फिर उसके बाद आपको उसे कलर भी करना है डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस एंड द कलर। तो ऑब्वियस है कि सर्कल कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और उस पर किस तरह का कलर आपको करना है। इन सब चीज़ों के लिए आप चाहें तो दो फंक्शन बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट टू फंक्शंस। इनमें से पहले फंक्शन का नाम हम रख सकते हैं क्रिएट सर्कल। तो जैसा आपको यहाँ पे दिखाया गया है क्रिएट सर्कल, ब्रैकेट में आपको रेडियस बतानी होगी। रेडियस एक नंबर होगा जो सर्कल के डायमीटर से संबंधित है, यानी सर्कल के आकार को और उसके साइज को निर्धारित कर देगा। उसके बाद आएगा दूसरा फंक्शन कलर, और ब्रैकेट में आपको कलर का नेम बताना है, कलर नेम। जैसे आपको रेड करना है, ग्रीन करना है, तो आप कोई भी कलर नेम बताएंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूडीएफ का जो नेम होगा वो उसके पर्पज से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि क्रिएट सर्किल और कलर, दो हमने यूडीएफ बनाए। इनमें आप आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर या आप इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, वो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर आपने रेडियस दिया तो उसके अकॉर्डिंग वो सर्किल क्रिएट कर दिया जाएगा। इस रेडियस को फंक्शन खुद यूज करेगा। सप्लाई आपको करना है, यूज फंक्शन करेगा। इसी तरह से कलर नेम, जैसे कि हमने बात की रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, जिस भी कलर से आपको सर्किल को फिल करना हो वो आप कलर का नाम बता दीजिए। तो जो कलर नाम का फंक्शन होगा वो अपने आप इसके ऊपर वर्कआउट करेगा और उसे फिल कर देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूडीएफ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। ये यूजर को पावर देते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ फंक्शंस को बना सके और उन्हें कस्टमाइज कर सके, उन्हें यूज कर सके, कॉल कर सके। यहाँ पे फंक्शन के नेम और पैरामीटर की भी बात हमने की। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि यूडीएफ से संबंधित हैं। तो पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, यूडीएफ आर इजी टू रिकॉल अगेन एंड अगेन। आप यूडीएफ को रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल का मतलब होगा कि आपने फंक्शन को बनाया, आप उसे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का मतलब यहाँ पे रहेगा कि जैसे ही यूडीएफ कॉल होता है वो अपना काम कर जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाता है, वो उसके अंदर लिखा हुआ कोड परफॉर्म हो जाता है अगेन एंड अगेन। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप उसे कितनी बार कॉल करना चाहते हैं। तो यदि आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपको बार बार करनी पड़ रही है, तो आप उसे बार बार मत करें, आप उसे यूडीएफ में रख दें और कॉल बार बार कर लें। ऐसा करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। जैसे कि सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यूडीएफ सेव्स द टाइम एंड एरर। तो जो यूडीएफ होते हैं बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, वो एक ही तरह का काम बार बार कर रहे हैं। तो आपका टाइम बच रहा है, आपको बार बार बनाना नहीं पड़ रहा, सिर्फ नाम लिख देने से वो कॉल हो जाते हैं। तो आपका समय बच रहा है, क्योंकि अगर एक कोडिंग बहुत बड़ी है और आपको उसको 10 बार करना हो तो अंडरस्टूड है कि वो कोडिंग प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस लेगी। आप उसे एक बार कहीं लिख दें और कॉल बार बार करा लें तो आपका बट नेचुरल है, टाइम और स्पेस दोनों बचता है। क्योंकि एक बार बना दिया, उसमें कोई एरर नहीं आई, तो अगर आप उसे 10 टाइम कॉल करेंगे तो अंडरस्टूड है वहां पे भी कोई एरर नहीं आएगी। यूडीएफ परफॉर्म्स रिपीटिव टास्क।
तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो यूडीएफ होते हैं वो एक ही काम को बार बार करवाया जा रहा है उनसे। सो फास्ट इन एग्जीक्यूशन, जैसे आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप कोई काम पहली बार करते हैं तो उसमें आपको समय लगता है, दूसरी बार करेंगे तो कम समय लगेगा, और बार बार आपसे वही काम कराया जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिमिलर टू दैट आप ये कह सकते हैं कि यूडीएफ में स्पीड बहुत हो जाती है। यूडीएफ कैन बी डिक्लेयर्ड, कॉल एंड डिफाइंड। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो जो यूडीएफ होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, उन्हें आपको पहले तो डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे कि आप पिछली क्लास में भी पढ़ा आपने, लाइक वेरिएबल्स होते हैं, उन्हें यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। इसी तरह से फंक्शन होंगे, तो अगर आप उन्हें क्रिएट करना चाह रहे हैं तो पहले आप उन्हें डिक्लेयर करें। हालांकि सी में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे लाइक सी प्लस प्लस, तो उसमें ये नेसेसरी है। देन इट कम्स टू कॉल। कॉल का मतलब होता है कि जब आप उसे यूडीएफ को कॉल करेंगे, कॉल करने के लिए आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे ही आपने किसी यूडीएफ को कॉल किया, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो अपना काम कर देगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में पानी की पाइप से संबंधित कोई समस्या है, तो आप किसे कॉल करेंगे? आप इलेक्ट्रिशियन को कॉल नहीं करेंगे, आप प्लम्बर को कॉल करेंगे। कॉल करते ही वो आएगा और अपना काम कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कॉलिंग क्या होता है। एक यूडीएफ को जब आप कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपना काम कर गया इस सिचुएशन पे, इस स्पेस पे। फिर आता है डिफाइन, डेफिनेशन। तो नॉर्मली यूडीएफ है तो इसका काम भी आप ही को बताना पड़ेगा। देखिए, पहले आपको डिक्लेयर करना होता है, फिर डिफाइन करना है और फिर कॉल करना है। तो डिक्लेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन है, ये कैसे काम करेगा ये भी हम बताएंगे, कहाँ कॉल करना है ये भी हम बताएंगे, यानी सब कुछ आप ही बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यूडीएफ आर डिफाइंड आफ्टर द मेन। तो यहाँ पे आपको स्पेस या जगह या लोकेशन बताई गई है, आप उसे हर जगह डिफाइन नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज के अंदर जहां मेन फंक्शन खत्म हो जाता है वहां से आप यूडीएफ को बनाना शुरू कर सकते हैं। देन आफ्टर, यूडीएफ आर कॉल्ड इनसाइड मेन। अगर आपको कॉल करना हो यूडीएफ को तो वो मेन के अंदर कॉल करेंगे, क्योंकि मेन के अंदर पूरे प्रोग्राम की बॉडी होती है। जैसे हमने पिछले क्लासेस में, पिछले प्रोग्राम्स में, प्रैक्टिकल्स में देखा कि जब आप एक मेन के अंदर कोड करते हैं तो एक्चुअल में सी क्या करता है, मेन के अंदर लिखी गई कमांड्स को ही रन करता है। तो जहां पे भी आपका सीक्वेंस बनता होगा वहां पे आप इसे कॉल करा सकते हैं। एक यूडीएफ को मेन के अंदर कॉल करवाया जाता है, डिफाइन मेन के बाहर होता है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। यूडीएफ आर कॉल्ड सिंपली बाय राइटिंग इट्स नेम। तो अगर आपको कॉल करना हो यूडीएफ को तो उसके लिए क्या तरीका लगाते हैं, आप सिंपली उसका नेम लिख दें। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, अगर आपको प्लम्बर को कॉल करना हो तो आप उसका नेम बोल दें या उसे कॉल कर लें, मोबाइल फोन से उसके कांटेक्ट कर लें, तो क्या होगा, वो आएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, अपना काम करेगा। सिमिलर टू दैट, यूडीएफ कैसे कॉल किए जाते हैं, आप उनका नाम लिखते हैं। उदाहरण के लिए आप ये कह सकते हैं जैसे प्रिंटफ कमांड होती है या इफ कमांड होती है, बेसिकली ये फंक्शन होते हैं। तो जैसे ही आप इनको लिखते हैं ये अपना काम कर जाते हैं। उसी तरह से यूडीएफ भी, उनका नाम लिख देने से वो जिस भी जगह पे लिखे गए हैं वहां पे वो कॉल हो जाएंगे। अब आते हैं यूडीएफ के प्रोटोटाइप पर। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि जहां पे आपको फंक्शन के नेम, पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप की बात करनी हो, उसे प्रोटोटाइप कहा जाता है। दोबारा फिर से बात कर लेते हैं। यूडीएफ के प्रोटोटाइप का तात्पर्य रहेगा कि आपने फंक्शन का नाम क्या रखा है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है जिसे कि पैरामीटर कहते हैं या आर्ग्यूमेंट कहते हैं, एंड रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि काम खत्म होने के बाद वो आपको किस तरह की सूचना वापस देगा, एज ए रिजल्ट वो आपको क्या देने वाला है। ये सभी चीजों को अगर आप जोड़ दें तो प्रोटोटाइप बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट कंटेन फंक्शन बॉडी और टास्क। यहाँ पे आपको काम बताने की हरगिज जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डिक्लेयर करते समय इसकी बात करनी होती है। फिर आते हैं सिंटैक्स पर।
तो सबसे पहले तो आपको रिटर्न टाइप लिखना होगा कि काम खत्म होने के बाद क्या आपको एक नंबर मिलने वाला है, या रिजल्ट वो खुद ही प्रिंट कर देगा तो वॉइड हो जाएगा, इत्यादि। फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम आप रख सकते हैं। जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा कि हमने क्रिएट सर्कल या कलर नाम से फंक्शन बनाया था। ब्रैकेट में आपको आर्गुमेंट देने हैं, आर्गुमेंट आप कितने भी ले सकते हैं और किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। फिर आते हैं रिटर्न स्टेटमेंट पे। एक फंक्शन के अंदर आपको रिटर्न कमांड का प्रयोग उस समय करना होता है जबकि फंक्शन का काम खत्म हो गया हो। तो ये कह सकते हैं इट स्टॉप द एग्जीक्यूशन, यानी जब भी रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा वहां उसके बाद कोई भी काम आगे नहीं किया जाएगा और वो फंक्शन वहीं रुक जाएगा। इसका मतलब ये समझा जाएगा कि फंक्शन खत्म हो गया और ये लास्ट स्टेटमेंट था। यू कैन से गिव्स अ वैल्यू रिटर्न्स ए वैल्यू। तो जिसने भी कॉल किया होगा उसको ये आंसर रिटर्न कर देगा। द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द मेन फंक्शन। चूंकि फंक्शन को मेन से कॉल किया जाता है तो मेन को ही ये वैल्यू सप्लाई की जाएगी। अब इसके बाद आते हैं कि फंक्शन को जगह जब आप डिफाइन करते हैं तो उसका क्या तरीका लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको माई फंक्शन लिखना होगा, ब्रैकेट में आपको आर्ग्यूमेंट लिखने होंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपने स्टेटमेंट लिखे हैं जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फाइनली एंड लास्टली आप लिखे रिटर्न वैल्यू। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप नल लिख सकते हैं, या ऐसे भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ ये समझना जरूरी है, वन फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके पास आपके सामने एक ही फंक्शन है, उसका नाम माई फंक्शन रखा गया है। तो ये फंक्शन काम खत्म होने के बाद एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। आप किसी भी लिहाज से एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते जब तक कि आप पॉइंटर या एरे का यूज ना कर लें। इसके साथ ही ये समझना भी जरूरी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो जो फंक्शन होते हैं वो बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के होते हैं। उनमें से पहला है स्टैंडर्ड फंक्शंस, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, जिसे कहा जाता है प्री डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। यानी कि सी, सी प्लस, ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं ये उनके फंक्शन हैं, इनके अंदर हम कुछ नहीं डिफाइन कर सकते। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्रिएटेड बाय यूजर। यूडीएफ के इस पूरे प्रोसेस को, पूरे कंसेप्ट को आइए अब हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर हम किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत लाइब्रेरी फाइल को ऐड करने से करते हैं। यहाँ पे जो लाइब्रेरी फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, इसे हम ऐड कर रहे हैं। देन आफ्टर हम लोग मेन का प्रयोग करेंगे। इस मेन के अंदर हम लोग कुछ पैरामीटर्स वेरिएबल को लेते हैं, जैसे कि प्राइस और क्वांटिटी। हम लोग जिस यूडीएफ को बनाने की कोशिश करेंगे उसका नाम हम लोग बिल रखना चाहेंगे। यहाँ पे बिल को आप लोग प्राइस और क्वांटिटी दो वेरिएबल पास कर देंगे। इन्हें आप पैरामीटर या आर्गुमेंट कह सकते हैं। ये हुआ कॉलिंग यूडीएफ। इसे यूडीएफ को कॉल करना कह रहे हैं। और यहाँ पे जो पी और क्यू हैं दे आर टू बी कंसिडर्ड एज पैरामीटर। इन्हें आप पैरामीटर कह सकते हैं। लेकिन पी और क्यू के पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो उसे हम असाइन कर देते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, वो 40 रुपए का है और जो क्वांटिटी आपने ली है वो 5 है। कहने का मतलब हुआ 40 रुपए के प्रोडक्ट लिए आपने 5, तो वो क्वांटिटी में आ जाएंगे। अब इस बिल का काम ये रहेगा जो कि हमें मेन से बाहर बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेन यहाँ खत्म हो रहा है। आइए अब यहाँ पे हम बिल को डिफाइन करते हैं। तो जो पैरामीटर आपने ऊपर दिए हैं उनका डेटा टाइप दोबारा से लिख के आपको फिर से बताना पड़ेगा कि वो किस टाइप के हैं। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे बिल का डेफिनेशन, दैट इज डिफाइन यूडीएफ। पिछले जो हमने स्लाइड्स के अंदर देखा समझा कि कैसे आप कॉलिंग को जानते हैं, पैरामीटर को जानते हैं, डिफाइनिंग क्या होता है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं।
डिफाइन आपको एक ही बार करना होता है। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी आपके पास है, तो आप कुछ वेरिएबल अलग से ले लें, जैसे कि बिल कितना बनेगा, डिस्काउंट कितना होगा और नेट कितना रहेगा। तो अंडरस्टूड है, किसी भी चीज़ का बिल अगर आपको निकालना हो तो प्राइस इंटू क्वांटिटी हम मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, प्राइस और क्वांटिटी को गुणा करके उसे बिल में स्टोर कर दिया गया है। उसके बाद अब आप आते हैं डिस्काउंट पे। तो मान लीजिए आपको डिस्काउंट 10% देना है तो 10% निकालने के लिए आपको बिल का 10% आपको लिखना होगा। आप डिवाइड में 100 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेट के फॉर्मूले पे। तो जितना आपका बिल बना उसमें से आपने डिस्काउंट अमाउंट को माइनस कर देना है। तो इस यूडीएफ के अंदर आप देख रहे हैं, हमने फॉर्मूला अप्लाई करके इस चीज को हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे आपने प्रिंट एफ कर देना है, दैट इज बिल। उसके बाद आपने दिखाना है डिस्काउंटेड अमाउंट। उसके बाद आपने दिखाना है नेट अमाउंट, दैट इज बी फॉर बिल, डी फॉर डिस्काउंट एंड एन फॉर नेट। अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है दैट इज, जो बिल आपका बनने वाला है दैट विल बी 200। जो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है 10% किसी भी चीज का अगर आपको निकालना हो तो लास्ट डिजिट हटा दीजिए, दैट इज 20। और उसके बाद अगर आपको नेट निकालना हो तो दैट विल बी 180। तो ये आपका आंसर यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो इसे आप रन कर सकते हैं। रन करने के लिए आप कंपाइलर के अंदर रन में जाके आप इसे एग्जीक्यूट कर दें। दोबारा से फिर से रन करते हैं। रन करने पे आप देखेंगे कि ये एग्जीक्यूट हो गया है। आंसर देखने के लिए आपको इसमें विंडोज में जाना होगा और यहाँ पे आप यूजर स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी बिल, डिस्काउंट और नेट, तो आप यहाँ पे आउटपुट देख के आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से इसने रिजल्ट को निकाला होगा। अगर किसी और कस्टमर का भी आपको बिल निकालना हो तो यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज को फिर से सप्लाई कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने 80 रुपीज को रखा और यहाँ पे हमने क्वांटिटी 10 कर दिया। तो ऐसा हरगिज जरूरी नहीं है कि आप प्राइस और क्वांटिटी ही मेंशन करेंगे वेरिएबल के माध्यम से। आप एक कांस्टेंट वैल्यू को भी दे के उसे टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात बताती है कि आप किसी भी यूडीएफ को कॉल बार बार कर सकते हैं। तो आपने जैसे कि देखा कि पहले आपने बिल को कॉल किया, दोबारा आपने फिर से बिल को कॉल किया, तो इतना सारा जो वर्क आपने लिखा है ये आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से सारे पैरामीटर सिद्ध होते हैं कि आपका समय बचता है, प्रोग्राम छोटा होता है, स्पीड बढ़ती है, एरर कम आती हैं, इत्यादि इत्यादि। अगर आप इसे फिर से रन करेंगे तो प्रोग्राम अब आपके दो बिल को जनरेट करेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला बिल आपका एग्जिस्टिंग करता है क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन नहीं किया था, दूसरा और तीसरा बिल आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो कि हमने यूडीएफ के माध्यम से समझा ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इसकी और अधिक एक्सरसाइज के लिए